सभी की निगाहें बिहार पर टिकी हैं। वोटों की गिनती का काम जारी है। चुनाव अटका हुआ है। बहुमत के आंकड़े पर टिका है एनडीए, लेकिन अभी भी वोटिंग की गिनती का काम जारी है। और इस बीच एक बड़ा आरोप लगा दिया है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर यह आरोप लगाया गया है, करीब 10 सीटों पर नीतीश प्रशासन गिनती में देरी कर रहा है। जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री आवास में बैठकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से सभी डीएम और आरओ को फोन करवाकर नजदीकी लड़ाई वाली सीटों के पक्ष में फैसला दिलवाने का दबाव बना रहे हैं। तो सीधा दबाव बनाने का आरोप, अटकी हुई सीटों में दबाव बनाया जा रहा है। जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। सीधा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर। डॉक्टर शमी इकबाल जुड़ गए हैं मेरे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं शमी इकबाल की हथियार डाल दिए आपने कि हम हार गए हैं चुनाव? इसका दूसरा पक्ष मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे। शमी इकबाल तक आवाज नहीं जा रही है। सौरभ, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, और अभी बीच में आप क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं, बीजेपी के नेता अंदर मिलने भी गए थे, ये दबाव बनाने की जो बात है, इसमें कितना दम दिख रहा है, या ये पोस्चरिंग है बेसिकली? जी बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो परिस्थिति इस बार बिहार चुनाव में नजर आ रही है, इसके पहले हुआ कभी नजर नहीं आई थी। नतीजे से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीजेपी के जो नेता हैं वह सीएम हाउस पहुंचे थे, लेकिन आज वो सारी बातें दिखाई दे रही है जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। आज बीजेपी के जो नेता हैं वह सीएम आवास पहुंच गए हैं और घंटों से मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के तरफ से भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, यह सारे इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। और अगर जदयू की बात करें तो आरसीपी सिंह और अशोक चौधरी के अलावा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि सारी चीजों पर बातचीत हो रही है कि कैसे इसके बारे में मैं और जानकारी लूंगा सौरभ, इसके बारे में मैं और जानकारी लूंगा। मेरा सवाल था, आरजेडी ट्वीट करके कह रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आवास में बैठकर डीएम आरओ पर दबाव डाल रहे हैं। जहां आरजेडी सीट जीत भी गई है वहां विनिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, और जहां चुनाव अटक गया है वहां दबाव बनाया जा रहा है। इसे राजनीति समझें, इसे हथियार डालने की बात समझें आरजेडी की, कि भाई अब उन्हें लगता है कि सत्ता तो गई, वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, या आपको जमीन से क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? माफ कीजिएगा संदीप जी, आपकी आवाज मुझे मिल नहीं रही है। सुकेश, आप इस बारे में अगर देखिए, ये हर चुनाव में इस तरीके की सीटें जब फंस जाती है, जब बड़ा क्लोज कॉल होता है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, तो विपक्षी दल इस तरीके का एक आरोप लगाता है। इससे दो चीजें होती है, वो अपने काडर को एक पांव पे खड़ा करना चाहता है, वो अपने कैंडिडेट को वहां अवेयर करता है कि आपको बने रहना है, वो एक तरीके से मैसेज देता है कि ये चुनाव, इस चुनाव में हम बने हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन से लेकर जो लोकल प्रशासन है उस पर लगातार दबाव बनाता है। इस तरीके के दबाव से बात ये है जो सौरभ भी बता रहे हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त मुख्यमंत्री, आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी जेडीयू की तरफ से, बीजेपी से सुशील मोदी, नित्यानंद राय, सब बैठक कर रहे हैं। और यहां कहा गया है सीएम आवास में बैठकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी सीएम के प्रधान सचिव से सभी डीएम और आरओ को फोन करवाकर नजदीकी लड़ाई वाली सीटों के पक्ष में फैसला दिलवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ। जो सीएम आवास पे बैठक हो रही है वो इन नंबर्स को लेकर है। हाँ। 72-43 उसी को प्राइमरीली उसी को पर ग्राउंड बना रही है आरजेडी यहाँ पर। देखिए, ये मुझे मोटे तौर पे पोस्चरिंग लगती है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन पे इस तरीके का दबाव बनाएं कि वो किसी प्रेशर में काम न करे। वो देखिए, इस समय इलेक्शन कमीशन सुप्रीम है, इलेक्शन कमीशन के अंडर में सब कुछ है, तो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी वार्न करना है, इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से हिलाना है कि आप इस पे ध्यान दीजिए, धांधली हो रही है। और जब इस तरीके की चीजें जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है, उसकी विश्वसनीयता का सवाल होता है कि वो कम से कम फेयर न सिर्फ हो,
फेयर होते हुए दिखे। बिल्कुल। डॉक्टर शमी इकबाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शमी इकबाल, दरअसल क्या आपने हथियार डाल दिए हैं कि अब जीत नहीं पा रहे हैं तो नहीं जी धांधली हो गई, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, आप धांधली की बात करने लगे? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव सरकार हम ही बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात, ये धांधली कर रहे हैं, जिलाधिकारी पर प्रेशर बना रहे हैं। कुरन्नी में, मुजफ्फरपुर जिले में कुरन्नी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने मेरे जीते हुए कैंडिडेट को 427 वोट से हारने का ऐलान कर दिया। जब जनता ने घेरा और उसके बाद हंगामा हुआ तो फिर हमारे कैंडिडेट को 427 वोट से जीतने का ऐलान भी किया। अगर कोई संवाददाता का हो मुजफ्फरपुर में तो उससे पता लगाइए कि कुरन्नी विधानसभा क्षेत्र में अभी से 10 मिनट पहले क्या हुआ था, अभी क्या हुआ। तो ये तो चुनाव में होता है ना, बहुत जगह कड़ा मुकाबले में थोड़ी देरी हो जाती है। आप तो 10 सीटों का भी जिक्र करने लगे। चुनाव शुरू से हम जीत रहे थे कुरन्नी का। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं, रीकाउंटिंग कराने की मांग बीजेपी ने की, और रीकाउंटिंग के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, 427 वोट से बीजेपी जीती, इसको हटा दिया गया और एक बक्सा की गिनती को इन्होंने छुपा दिया। जब इलेक्शन कमीशन को खबर गया और इलेक्शन कमीशन के अफसर आए, उस बक्से को जब मिलाया गया तो 427 वोट से आरजेडी उम्मीदवार अनिल सहनी जीत गए। तब अभी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया उनके अफसर ने कि माइक से कि नहीं, आप लोग डॉक्टर इकबाल, आप विरोधाभासी बात नहीं कर रहे हैं। आप एक तरफ ताल ठोक रहे हैं आप जीतेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं धांधली हो रही है। जीतेंगे, बेईमानी से करके नहीं जीतेंगे। ये तो जहां कम, ये तो जबरदस्ती बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं और जीतेंगे हम कहते नहीं। 115 पर अभी हम आगे हैं, हम 120 अकेले रहेंगे। और जो अगर उम्मीदवार जीते हैं वो कोई बीजेपी के साथ जाने वाला एक भी नहीं है। सब लोग ओवैसी आपके साथ आएंगे, सब मेरे साथ आने वाले हैं। आप कह रहे हैं ओवैसी आपके साथ आएंगे, तो वैसे बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्या? मतलब आपके साथ आने को तैयार हो जाएंगे? आपके दरवाजे खुले हैं ना ओवैसी के लिए? आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ न ओवैसी जाएंगे, न नरेंद्र सिंह के लड़का जाएंगे, न झारखंड मुक्ति मोर्चा के जाएगी जो एक सीट जीती है, और एक सीट जो इंडिपेंडेंट जीता है नरेंद्र सिंह के लड़का, जिसको नीतीश कुमार से सीधा झगड़ा है, बीजेपी उम्मीदवार को हरा के आया है। तो एक बात और बता दीजिए, जो बीजेपी उम्मीदवार को हरा के आया है, ओवैसी साहब से संपर्क हो गया क्या? जो लोग जीते हैं वो हमसे संपर्क करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं और सरकार हम बनाएंगे। नहीं, ओवैसी साहब ने संपर्क करने की कोशिश की है, आपने संपर्क करने की कोशिश की है। सरकार बनाने के लिए उनकी संख्या जरूरी होगी। क्या तेजस्वी यादव की उनसे कोई बातचीत हुई है? क्या इसको कंफर्म कर सकते हैं आप, या उनकी कोई बातचीत हुई है? हम इतना जानते हैं कि सरकार हमारी बनेगी ही। हमको 115 सीट है सरकार, और हम अब 120 खुद चले जाएंगे। 84 सीट पर अकेले राजद लीड करेगा। अभी हम 84 सीट पर लीड कर रहे हैं। आपका जो इलेक्शन कमीशन 77 और 76 दिखा रहा है, 84 सीट पर हम लीड कर रहे हैं। 84 पर आप लीड कर रहे हैं। चलिए, दावे चलते रहेंगे क्योंकि अभी वोटों की गिनती का काम भी जारी है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ शंभुनाथ सिन्हा जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अब यहां पर शंभुनाथ, आरोप लग रहे हैं मुख्यमंत्री पर कि नहीं जी धांधली करवाई जा रही है, डीएम और आरओ को निर्देश दिए जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है प्रधान सचिव के जरिए। हम लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि जब एग्जिट पोल आया था तो ये मत स्वीप कर रहे थे, लग रहा था कि जैसे अब एनडीए बचेगा ही नहीं बिहार में। और उसके बाद पिछले 11 घंटे से मैं देख रहा हूं कि लगभग एनडीए लगातार कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। अब इसके बाद इनके पास बचा क्या है कहने के लिए? नहीं, कंफर्टेबल आप कंफर्टेबल मानते हैं? 120, 21, 22 पर रखे हुए हैं, अभी 124 पर गए हैं। ये कंफर्ट लेवल तो नहीं है शंभुनाथ, ये कंफर्टेबल लेवल बता रहे हैं। पिछले 1 घंटे से 120, 121 पर रखे हुए हैं। अब उसके बाद इनका आरोप होगा कि ईवीएम में धांधली की गई। अभी तो ये प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद बोलेंगे कि ईवीएम में धांधली की गई। अरे जनता जो जनादेश दे रही है उसको स्वीकार करिए, सहर्ष स्वीकार करिए। हम लोगों ने भी स्वीकार किया है
और अभी कोई निश्चित नहीं है। तो मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार ही होने वाले हैं, आप ये कह रहे हैं? आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ना उत्तेजित हम क्यों, हम तो सवाल पूछते हैं। नीतीश कुमार, नहीं आपको नहीं बोल रहे। अच्छा, डॉक्टर शमी इकबाल को कह रहे हैं। पर शंभू भाई ये बताइए, तो अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है ना? मुझसे पूछा जा रहा है जी, आपसे। ये कितनी बार आप लोग इस बात को क्लियर करेंगे, जबकि पहले ही चुनाव के पहले ये डिसाइड हो चुका है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं, ये सवाल देखिए वजह होती है, हम सवाल ऐसे ही नहीं यूं ही नहीं पूछ लेते शंभू भाई। अभी जो मुलाकात चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर, एक अणे मार्ग पर, वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल मौजूद हैं। अभी नतीजे आए नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि नतीजे पूरे आए नहीं, बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की इस तरह से मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हो। कुछ तो पकड़ा है ना। नीतीश कुमार नाराज है क्या? आपका आंकड़ा 43 पर है सिर्फ। इसका निष्कर्ष कौन निकाल सकता है कि अंदर में किस पर्पज से बैठक हो रही है? अभी तो जो पब्लिक डोमेन में है कि एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, और कई बार स्पष्ट किया उसने कि चाहे जेडीयू को चाहे जो भी सीट आए, मगर चेहरा नीतीश कुमार होंगे। ये तो नहीं, नीतीश कुमार कंफर्टेबल होंगे ना शंभू भाई? कंफर्टेबल होंगे। वो मॉरल अथॉरिटी उनकी बरकरार रहेगी क्या? 74 पर बीजेपी, 43 पर जेडीयू। सहज होंगे वो? सहज हैं इस स्थिति में? ये नहीं, ये देखिए एक बात है, ये एनडीए का कलेक्टिव लीडरशिप इस पर विचार करेगा। ऐसा नहीं है कि श्री नीतीश कुमार जी कोई अकेले निर्णय लेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई अकेले नहीं। एंटी इनकम्बेंसी का पूरा ठीकरा लगता है, आपके सर फूट गया। बीजेपी पर कोई ज्यादा छीटाकशी नहीं हुई, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, नुकसान सारा आपने उठाया। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं। आप एक बात समझ लीजिए, जितनी चुनौतियों के बीच श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए की नैया को पार लगाया है, वो उनके योग्यता को ही दर्शाता है। नीतीश कुमार ने नैया पार लगाई है कि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने नैया पार लगाई? ये कलयुग के हनुमान जो हैं, वो यदि अपना, उनका तो शून्य बटा सनाता है ही, वो अगर पीठ पर आघात नहीं किए रहते, पीठ पर खंजर नहीं चलाए रहते, तो आज एनडीए बहुत और भी बढ़िया से कंफर्टेबल में 2/3 मेजॉरिटी के आसपास होती। सुकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं शंभू भाई आपसे। किसरी सीट की शंभू जी, ये सवाल बार बार आपसे इसलिए पूछा जा रहा है, नीतीश कुमार घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, ये सबको मालूम है, ये पब्लिक डोमेन में है बात। लेकिन चूंकि 2014 का एक वाकया लोगों को याद है कि नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव में उनको हार हुई थी और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और मांझी को सीएम बना दिया था। तो नीतीश कुमार ने बड़ी डिसाइसिव लीडरशिप दी है अभी तक। वो एक बड़े दल के बड़े पार्टनर के तौर पे नेता रहे हैं, लीड करते रहे गठबंधन को। क्या इस आंकड़े से आहत होंगे नीतीश कुमार? क्या इसलिए कोई बैठक तो नहीं हो रही है कि वो डिक्लाइन कर रहे हो कि हमें नहीं बनना? वो मैं सुबह से चैनल पे ही हूँ, आप लोगों के बीच ही हूँ। अब मैं तो बता नहीं सकता हूँ कि बैठक किस लिए हो रही है, लेकिन ये एक बात है, नीतीश कुमार जाने जाते हैं इस राज्य में ही नहीं पूरे देश में सुशासन के लिए जाने जाते हैं। एक मर्यादा के साथ राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, और राजनीति को सेवा का माध्यम उन्होंने बनाया है, कोई मेवा का माध्यम नहीं बनाया उन्होंने। ठीक है। के शर्मा, एक मिनट स्क्रीन पर। के शर्मा, ये तो बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर साबित हुई है। अभी भी सीधे ताल ठोक देना कि हमारी सरकार बन रही है, वो अभी भी जल्दबाजी होगी, अभी भी अटका हुआ है मामला। जी संदीप जी, ये तो लास्ट तक इंतजार करना ही पड़ेगा क्योंकि कांटे की टक्कर है। लेकिन मैं एक डाटा आपको, थोड़ा जानकारी में आपके पास भी होगा, लेकिन मैं आपके व्यूअर्स के सामने रख दे रहा हूँ जी। 111 सीट पे भाजपा जीत चुकी है, भाजपा गठबंधन, उसके सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं 111 सीट पे।
उसके अगेंस्ट में वहाँ जो गठबंधन है उसको 92 सीटों पर सर्टिफिकेट मिल चुके हैं और फिलहाल जो है हम वहाँ पर 16 सीटों पे लीड कर रहे हैं और बाकी दलों का रिजल्ट आपने बता दिया। तो मतलब आप 127 की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आरजेडी के भाई, आरजेडी यही तो आरोप लगा रही है कि उनके जो उम्मीदवार जीत भी गए उनको सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे, जहां कांटे की टक्कर है वहां दबाव बनाया जा रहा है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है या दरअसल आपने जब ये आंकड़े सामने कर ही दिए हैं इनमें कुछ सच्चाई भी है जो आरजेडी कह रही है? देखिए, ये आंकड़े मैंने आपको चुनाव आयोग के रिपोर्ट से मैं बता रहा हूँ और आप चाहें तो अपने यहाँ उनसे जो भी रिसर्चर हैं उनको यदि कहें तो आपको तुरंत दे देंगे। संदीप जी, एक आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो आरोप लगा रहे हैं, सुकेश भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पहले स्पष्ट कर ही दिया कि इसके सिवाय बोल क्या सकते हैं। आज सुबह ही आपने देखा 4 दिन पहले जब ये चुनाव समाप्त हुआ था, अंतिम सभा थी, राहुल गांधी जी भी वहाँ अररिया में बोल कर आए थे ईवीएम को लेकर। आज सुबह इनके कांग्रेस पार्टी के 2-3 लोगों ने ट्वीट कर दिया कि जो है ईवीएम के कारण से जीत हो रही है। और अभी तो एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट मैंने देखा, मुझे लगता है सुकेश जी को ज़रूर उस पर आज कुछ लाइन कहना चाहिए कि अर्चना डालमियानी जी ने कहा कि गरीब बिहारी फ्री वैक्सीन के लालच में आ गए हैं। तो आप बताइए कि किस तरह का स्टेटमेंट जारी हो रहा है, किस तरह के लोग बोल रहे हैं। और चुनाव की प्रक्रिया तो आपको भी पता है कि सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन होता है। पर इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा देखिए आपका, आप अपने गठबंधन का 127 की आपने ताल ठोक दी है, अभी जो आंकड़ा है वो 124 का है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फायदा है वो तो आपको है। आप ऑलमोस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अभी दूसरे नंबर पर है, 75-74 वाला काम है। जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सारी एंटी इनकम्बेंसी का ठीकरा जेडीयू पर फूट गया। ये मेरी थोड़ी समझ से परे है कि एंटी इनकम्बेंसी जेडीयू के खिलाफ थी तो आपके खिलाफ भी होनी चाहिए थी। आपका प्रदर्शन अच्छा, जेडीयू का बहुत बुरा। नहीं, इसको संदीप जी मैं समझता हूँ कि 2 पक्ष से देखना चाहिए। देखिए, हम तो गठबंधन में यह कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक दल को कुछ कम सीटें मिल जाती हैं, एक दल को ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं और सारी कुछ। आज चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक विमर्श होना चाहिए जो मैं आपके चैनल पे रख रहा हूँ। वो विमर्श ये होना चाहिए मेरे सुझाव में, आप बाकी विचार हाँ बताइए ना, कि जो आरजेडी के तुरुप के पत्ते थे, आरजेडी के तुरुप के पत्ते थे तेजस्वी यादव, और लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक उनके पिता लालू यादव। लालू यादव जी ने 2015 के चुनाव में अपने नेतृत्व में, जो कि चुनाव नहीं लड़ सकते भ्रष्टाचार के कारण, सजा के कारण, उनके नेतृत्व में भी वो 80 सीट जीत कर आते हैं, 82 सीट। और आज जो तुरुप के पत्ते थे और जो इतना बड़ा, जिनको मीडिया ने वो अमेरिका के राष्ट्रपति से 2-3 दिन के अंदर तुलना कर दी, आज वो जो है उस आंकड़े को नहीं छू पा रहे हैं। देखिए भाई, कंसल्टिंग एडिटर बनने के लिए इसका क्या विमर्श है? नहीं, कंसल्टिंग एडिटर बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया ना, मैं एक प्रवक्ता के नाते आपके सामने विमर्श रख रहा हूँ और आप इस विमर्श से ना हटें। इस विमर्श पर भी जरूर चर्चा करें। मैं हटता कहाँ हूँ। बढ़िया कि आप कंसल्टिंग एडिटर की भूमिका में आए, एक एडिटोरियल लाइन दी, तो इसी में मैं पूछूं आपसे। मैं पत्रकार तो हूं, आपको संदीप जी पता है। अरे आप डॉक्टर भी हैं, आप पीएचडी भी हो गए, मालूम है मुझे। सुनिए ना, 144 में से 74 सीट जीतती दिख रही है आरजेडी, स्ट्राइक रेट हो जाता है 65% से भी ऊपर। आप वो कह रहे हैं तुरुप का इक्का थे, आपके तुरुप के इक्का तो नीतीश कुमार थे ना। 115 में से 44 जीतते हैं, नहीं, और हम 40 से भी नीचे का आंकड़ा। हमारा स्ट्राइक रेट बताएंगे जरा। अरे आपका नहीं, आपके तुरुप के हमारा स्ट्राइक रेट बता रहा हूं, उस पर भी चर्चा कर लीजिए ना। हाँ, तुरुप का इक्का तो नीतीश कुमार थे ना। जी, और कोई तो नहीं था ना। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं
हम तो इस बात को मान रहे हैं संदीप जी कि 15 साल का शासन हमारा वहां रहा है। के भाई 15 साल के शासन के बाद भी यदि ये परफॉर्मेंस हम वहां कर रहे हैं। के मैं बहुत देर से शांत हूं, मैं आपको यही कह रहा हूं, 15 साल का शासन रहा है, फिर भी हमारा ये परफॉर्मेंस है कि हम फिर से एक बार सत्ता में लौट बदल रहा है। जो के ताल ठोक रहे थे, 1 मिनट के शर्मा आपको रोक रहा हूं। एनडीए 126, 122 का आंकड़ा है बहुमत का, और अब ये निर्णायक स्टेज पर हम आ रहे हैं। अभी 70 लाख वोटें हैं, अभी गिनती उनकी होनी बाकी है, लेकिन 126 पर अब एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन, आरजेडी 110, एनडीए बहुमत के आंकड़े से 4 पार, आरजेडी बहुमत के आंकड़े से अभी 12 कदम दूर, 12 कदम दूर। तो ये फिर से एक डिसाइसिव बढ़त ले रही है क्या एनडीए? ये भी अपने आप में एक सवाल है, पर आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, मैं केके से ये पूछना चाहता हूं, केके जेडीयू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी? हाँ ना में जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि सुकेश जी इसको समीक्षा से देखना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये प्रॉपर 15 साल की सरकार के बाद कुछ ना कुछ तो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं था जैसा बताया जा रहा था। जितना व्यापक इससे लगा हुआ दूसरा सवाल बताया जा इसलिए पूछा था। मुझे लगता है यदि जब पूरे परिणाम आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, पूरे परिणाम आएंगे तो आप उसकी यदि समीक्षा करेंगे तो ये स्पष्टता हो जाएगी। नहीं, पहला सवाल यदि सवाल के लिए पूछा होता तो उसका इम्पैक्ट हमको भी बहुत बड़ा मिलता। ये 45 सीटें जो जेडीयू जीत रही है, बहुत कम सीटें हैं, वो क्यों हार रही है सीटें? क्या एलजेपी ने हरवाया? नहीं, इसकी समीक्षा जरूर करनी पड़ेगी। अगर एलजेपी ने हरवाया और ये करना तीसरा चाहिए, सवाल, अगर एलजेपी ने हराया तो क्या एलजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? करना पड़ेगा। एलजेपी ने हराया तो एलजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आज की डेट पे सुकेश जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज ये परिणाम का दिवस है, तो आज इस पे हम वैसी बहुत समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन कल इसके प्रॉपर जब हम रिजल्ट देखेंगे, जिसमें कि सारे आंकड़े उपस्थित होंगे, किस दल को कहां कितना वोट मिला है, क्या मिला है, तो उससे ये चीजें निकल कर आएंगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एलजेपी का जो है, अभी तक हम एक तरफा ही एनालिसिस कर रहे हैं। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ हैं, डॉक्टर रागिनी नायक भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम जब कहते हैं कि एलजेपी ने सुकेश जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, जेडीयू के खिलाफ हर जगह एलजेपी के उम्मीदवार खड़े थे, इस सिक्के का एक और पहलू यह भी है कि जितनी एंटी इनकम्बेंसी वोट्स जेडीयू के खिलाफ थी वो एलजेपी ने ली, करेक्ट? पर अगर एलजेपी ना होती तो वो वोट क्या आरजेडी के खेमे में जाती? दरअसल एक बड़ी क्लेवर प्लॉय के जरिए आरजेडी के पास उनके खाते में जो वोट जा सकती थी उन्हें डिफ्लेक्ट कर दिया गया है क्या एलजेपी के जरिए? संजीव, देखिए, इन परिणामों से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ काम तो नहीं किया, अब जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ काम। तो पर वो लोग जो जनता दल से, नीतीश कुमार से नाराज थे, अगर एलजेपी मैदान में नहीं होती, वो एनडीए का ही हिस्सा होती, तो वो वोट कॉमन सेंस कहती है कि वो आरजेडी के खेमे में जाता। इसमें थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा। एलजेपी के पास नहीं, ये सिर्फ कह देना कि जेडीयू का नुकसान किया है, नहीं, आरजेडी का भी नुकसान किया है एलजेपी। एलजेपी के पास जितने वोट हैं वो ज्यादातर एनडीए के वोट्स हैं। हाँ, ये जमीन पर का जो आकलन है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो एलजेपी की मौजूदगी थी उसने मतलब आप कह रहे हैं एलजेपी एनडीए का ही हिस्सा होती तो वो ये वोट जो एलजेपी ने लिए है वो एनडीए के पास ही रहते, वो नहीं जाते विपक्षी महागठबंधन के पास। तुम्हारा आर्गुमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। और जैसे मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स के हिसाब से कि भाई जो भी वोट चिराग को मिले हैं, ये वोट अगर एनडीए के हैं, तो जाहिर सी बात है एनडीए के नेता तो नीतीश हैं, राइट? अगर नीतीश के खिलाफ पड़ने वाला वोट चिराग को मिल रहा है, तो फिर अगर चिराग खिलाफ इनकम्बेंसी के वोट को काट दिया ना, चिराग खिलाफ नहीं होते तो वो कहां जाता? विपक्ष की तरफ जाता। लिहाजा ये भी साबित होता है इसी आर्गुमेंट से है कि भाई चिराग ने क्या तेजस्वी को भी नुकसान पहुंचाया, क्या उसके प्रोस्पेक्ट को भी डैमेज किया है? क्या ये एक लार्जर रणनीति का भी हिस्सा था? इसका अगर पैरेलल अगर खींचना है तो आप ओवैसी के साथ खींच सकते हैं। चिराग पासवान ने अगर प्राइमरीली एनडीए को नुकसान पहुंचाया है और खासतौर पे जेडीयू का नुकसान पहुंचाया है, उसी तरीके से महागठबंधन में ओवैसी ने
महागठबंधन को नुकसान प्राइमरीली हाँ, ये मानने वाली बात। वो बात सही है कि उस इलाके में अगर ओवैसी नहीं होते तो कांग्रेस कई सीटों पे जीत चुकी होती, कांग्रेस का आंकड़ा बेहतर होता, आरजेडी का आंकड़ा बेहतर होता, वो 110 पे नहीं होते। तो सीधा सीधा पैरेलल आप चिराग पासवान और ओवैसी में खींच सकते हो। हाँ, चिराग वाले बात पे आप बहस कर सकते हैं, ये टॉकिंग पॉइंट ठीक हो सकता है। रागिनी नायक, अब आप बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर हो गई हैं। एनडीए 126 पर, आप 110 पर, तो मतलब सरकार बनाने की अभी भी ताल ठोक रहे हैं आप? अभी भी उम्मीद कायम है या ये अब दिख रहा है कि एनडीए के खाते में जा रहा है बिहार? रागिनी ने कहा भी था कि 8 बजे बात करेंगे। देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और जब तक रुझान पूरे नतीजों में तब्दील नहीं हो जाते, कोई भी कैसे ताल ठोक सकता है सरकार बनाने की। आपकी चर्चा में आधे घंटे से सुन रही हूँ, आपने खुद ही ये विश्लेषण किया। आप देखिए, अगर 5 से 7 सीटें भी कम हो जाती हैं एनडीए गठबंधन की, तो खुला मैदान है। और नहीं, अब 5 से 7 वाला नहीं, अब कम से कम 10 सीट कम होनी पड़ेंगी। अब वो स्थिति पलट गई, अब 126 पर है एनडीए। सुनिए आप, मैं देख रही हूँ, और मुझे भी 20 साल हो गए राजनीति में, इतनी समझ मुझे है। अगर आप पूरा बोलने देंगे तो आपको भी समझ आएगा। बहुत सारे गठबंधन हो सकते हैं, कुछ टूट सकते हैं, कुछ उलटफेर हो सकते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसीलिए जब तक अंतिम नंबर ना आ जाए। अब मुझे बताइए, आप खुद ही बोल रहे हैं ना ये बात कि मुख्यमंत्री आवास में जब तक नतीजा नहीं आता, आज तक कभी ये देखने को नहीं मिला कि घटक दल की बैठक होती है। ये बीच चुनाव में बैठक क्यों हो रही है? कोई नाराज है या किसी को संभावना लग रही है टूटने की, बिखरने की, छितरने की, या फिर दबाव डालने की कोई साजिश है? संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डालना भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में रहा है हमेशा से। तो बहुत अच्छा, इस बार ईवीएम की बात नहीं कर रहे तो दबाव डालने की बात शुरू कर दिया आपने कि रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डाला जा रहा है। ईवीएम की भी बात उठाएंगी क्या अभी आने वाले कुछ घंटों में? नहीं संदीप जी, आप देखिए, ये बड़ा ही मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद बात नहीं है, गंभीर मसला है कि जब तक चुनाव का नतीजा नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के और देश के कई बड़े नेता मुख्यमंत्री आवास में बैठक क्यों कर रहे हैं जाकर? पहले अगर ये नतीजा आ जाए, उसके बाद आप अपना उठक बैठक उठा पटक करते रहिए। और अगर ये सच्चाई है, देखिए कई आप ट्विटर पे देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, कई जगह से खबर आ रही है कि सर्टिफिकेट देने में देरी हो रही है। तो ये अगर संशय है तो उसको जरूर संशय को सुधारना चाहिए। ईवीएम पर मैं जरूर बोलना चाहूंगी, सुनिए मेरी बात, क्योंकि बार बार सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संशय नहीं होना चाहिए लेश मात्र का भी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने जब वीवीपैट मशीन नहीं थी, 1-2 बार सवाल उठाया, ईसीआई ने उसका संज्ञान लिया और वीवीपैट मशीन उसी के द्वारा लगाई गई। उसके बाद से हार का ठीकरा हम ईवीएम पे नहीं फोड़ते। जनादेश जो है वो सर आंखों पर है। के शर्मा जी एक ट्वीट की भी बात कर रहे थे, अर्चना डालमिया जी की। तो देखिए कि दवाई का लालच देना गलत है, लेकिन ये कहना कि बिहार की जनता ने लालच में वोट दे दिया, मैं इसे भी स्वीकार नहीं करती। हम कोई नीतीश बाबू है, जेडीयू नहीं है कि जनादेश को कुचलकर दूसरे की गोदी में बैठ जाएं या फिर हम उसका अनादर करें। हम सर्व आंखों पर रखेंगे। अगर हारेंगे एक तो ब्रेक लेना है, ब्रेक की मजबूरी है। के भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, संजीव भी कुछ पूछना चाह रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।